हेलो फ्रेंड्स, टारगेट ऑल्टा 100 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लूसेंट जीके पढ़ेंगे। ये न्यू एडिशन बुक है हमारी 2021। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें कोई भी सब्जेक्ट सुनने और देखने से जल्दी याद होता है और ज़्यादा समय तक याद रहता है। और आज लूसेंट जीके का ये पार्ट फर्स्ट है और आज से मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। तो डेली 30 मिनट का लेक्चर आपको प्राप्त होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए पढ़ते हैं लूसेंट जीके। ओके, और स्पीडी करंट अफेयर भी चल रही है हमारे इस चैनल पर। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहते हैं। ओके, भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। और यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ओके, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। ओके, उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रोलायड, पैलियो मेडिटेरेनियम, ओके, एंड काकेसाइड, ओके, निग्रोइड और मंगोलाइट। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को जाता है। ओके, एंड 638 और 1707 एडी को है प्राचीन भारत। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो यानी कि हमारे भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: एंशियंट, मॉडर्न एंड एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न में। ओके, और नामकरण कैसे रखा? महाकाव्यों पुराणों में भारतवर्ष यानी कि भरत का देश और यहाँ के निवासियों को भारतीय यानी कि भारत की संतान। तो महाकाव्यों पुराणों में भारतवर्ष नाम दिया, यूनानियों ने इंडिया नाम दिया और मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान नाम दिया। ओके, आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ओके, धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी: भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ओके, ये रचयिता नहीं, संकलनकर्ता। संकलन करने का मतलब होता है कि कई जगह से स्रोत को इकट्ठा करके एक बुक या एक किसी भी स्क्रिप्ट में कंपाइल कर देना। ओके, और वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल
1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को रोत कहते हैं और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। इसके 8 मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है एंड चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंगाओं एंड चरणों से उत्पन्न हुए। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ओके, ईसा पूर्व या ईसवी वर्तमान में जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि 2000 जन्म लगाया जाता है ईसा मसीह का, और उससे पहले ही हम पढ़ते हैं बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। ओके, नेक्स्ट है हमारा ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ एवं मृत्यु उनकी 483 ईसा पूर्व में हुई, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ओके, इसी ईसा मसीह की जन्म तिथि से प्रारंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है और इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में यानी कि एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ओके, एंड बामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इंद्र के लिए ऋचाओं की रचना की गई है। ऋचा होते हैं चैप्टर्स। ओके, एंड प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, यानी कि प्राचीन इतिहास के जो साधन हैं हमारे, जो प्राचीन इतिहास को जानने के, उसमें ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण साहित्य का शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ओके, यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है और इसके पाठकर्ता को अर्धव्यूह कहते हैं। ओके, इसकी बात यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा शब्द है जो गद्य एवं पद्य, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। बाकी ये यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। ओके, सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ गान है। सामवेद को संगीत का जनक भी कहते हैं और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है और इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी
विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। ओके। एंड अर्थवेद अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं और अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ओके। विचारों और अंधविश्वासों का पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों यानी कि गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी कि खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय, गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। ओके। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश का समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ओके। नेक्स्ट है हमारा, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन है और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ओके। और साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखों में विभाजित किया गया है। ओके। मांद्यदिन काम शुक्ल यजुर्वेद तथा वाज सने संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, ओके, कनिष्ठल एंड मैत्रायणी, तैत्तिरीय, कौथुम, राणायणीय और जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अर्थवेद की शाखाएं शौनक, पैपलाद हैं। ओके। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थवेद। वेद त्रयी में अर्थवेद को शामिल नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखना, वेद त्रयी में अर्थवेद को शामिल नहीं किया जाता है। आरण्यक उपनिषद, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है और इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। ये हमारे हो गए वेद एंड ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय तथा कौशितकी। यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय एवं शतपथ। सामवेद के हैं पंचविश एंड अर्थवेद के हैं गोपथ। ओके। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिम्बिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों का दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 8 है जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों में की श्रेणी में रखा गया है और इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार शरीर ब्रह्मांड
आत्मा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ओके, वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा यानी कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प यानी कि कर्म कांडीय विधि, निरुक्त यानी कि शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। ओके, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। श्रौत ग्रह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से यज्ञ विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौधायन, आप स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। भारतीय ऐतिहासिक, आइए पुराण पढ़ते हैं। हमारे 18 पुराण हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 8 है, किसकी? पुराणों की, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते हैं। यानी कि वेदों को स्त्री नहीं पढ़ सकते थे, ओके, पर पुराण स्त्रियां सुन सकती हैं। ओके, पर पुराणों का पाठ पुजारी करते हैं, वो भी मंदिरों में। ओके, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं और यह 5 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। ओके, इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और इसके अनुवादक हैं राम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्लड़ के द्वारा किया गया था। कल्लड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी यानी कि राजाओं की नदी, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। किसमें? राजतरंगिणी में। ओके, इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है।
ओके। अरबों की सिंध विजय वृत्तांत चचनामा, और चचनामा के लेखक हैं अली अहमद, में सुरक्षित है। किसका? अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत वर्णन यानी कि चचनामा में। और चचनामा किसने लिखी? अली अहमद ने। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और इसके लेखक हैं पाणिनि। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। किसमें? अष्टाध्यायी में। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक, ओके। टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक है, कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ओके। टेसियस का वर्णन विश्वसनीय नहीं माना जाता है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। ओके। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आने सिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। इसके बाद मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ओके। एंड डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। ओके। इसके बाद है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। ओके। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक हैं फायान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन? फायान। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया और यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। सयुगन, यह 1518 ईस्वी में भारत में आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा और भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध
ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नामक प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट: ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग: यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अरबी लेखक अलुबर्नी: यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलुबर्नी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज भी कहते हैं इसे, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है, यानी कि डिवाइडेड है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत रेहला कहा गया। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया था। अन्य लेखक देख लेते हैं, तारानाथ और मार्को पोलो। तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी: भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगासकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नास्तस्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस को बेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हमारा लेक्चर 30 मिनट का मैंने बोला था तो कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों, आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ओके, आपको डेली 30 मिनट का लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, एंड स्पीडी करंट अफेयर भी इस पर चल रही है 2021 वाली, और उसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें और मेरा टारगेट ऑल्ट एट 100 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ओके, वहाँ पे आपको काफ़ी पढ़ने संबंधित PDF एंड काफ़ी सारी स्टैटिक GK के तथ्य मिल जाएंगे। तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू।